हेलो विद्यार्थियों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से झारखंड बोर्ड क्लास 11वीं के लिए इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर एमसीक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं। आप ये देख सकते हैं 2022 का क्वेश्चन पेपर है जो कि साइंस और कॉमर्स वाले स्टूडेंट से पूछा गया था। लेकिन यहाँ पर आप जानते हैं कि अब आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स सभी स्टूडेंट्स के लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल क्लास 11वीं के लिए इकोनॉमिक्स का सिलेबस और एग्जामिनेशन पैटर्न सेम टू सेम है। तो आप कंप्लीट वीडियो के साथ बने रहिए। हम लोग यहाँ पर कुल मिलाकर के 40 प्रश्न देखने वाले हैं और ये 40 प्रश्न दोनों ही भाग से है। यहाँ पर भारतीय आर्थिक विकास से भी प्रश्न मिलेगा और सांख्यिकी से संबंधित भी प्रश्न मिलेगा। तो पहले जो 20 प्रश्न आएगा वो सांख्यिकी से संबंधित प्रश्न है, यानी कि स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग पहले देखने वाले हैं, जो कि 20 क्वेश्चन होगा सांख्यिकी से संबंधित। और उसके बाद का जो 20 क्वेश्चन है ये भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है, जहाँ पर हम लोग समझते हैं कि भारतीय आर्थिक विकास पेपर का ही नाम है। तो यहाँ पर टोटल हम लोग 40 प्रश्न देखेंगे। दोनों ही माध्यम में प्रश्न है, हिंदी माध्यम में भी और अंग्रेजी माध्यम में भी। तो आइए हम एक एक करके सभी प्रश्नों पर बात करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि स्टैटिस्टिक्स इंप्लाइज, यानी कि सांख्यिकी से अभिप्राय है। तो सांख्यिकी का मतलब होता है समंक, जिसको हम आंकड़ा कहते हैं, ठीक है, अंग्रेजी में कहते हैं डेटा। दूसरा सांख्यिकी का अर्थ होता है सांख्यिकीय विधियाँ, यानी कि स्टैटिस्टिकल मेथड, जिसके अंदर हम लोग कलेक्शन ऑफ डेटा या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, इस तरह के जो है मेथड्स पढ़ते हैं। तो यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि सांख्यिकी जो है ना, दो तरीके से हम लोग जानते हैं। संकुचित अर्थों में होता है इसका मतलब क्या, समंक यानी कि आंकड़ा या फिर डेटा। और यहाँ पर विस्तृत अर्थों में सांख्यिकी का मतलब होता है सांख्यिकीय विधियाँ, यानी कि स्टैटिस्टिकल मेथड्स, ठीक है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा तीसरा, क्योंकि तीसरे में लिखा हुआ है पहला और दूसरा दोनों बिल्कुल सही। तो यहाँ पर सांख्यिकी का मतलब डेटा भी होता है और स्टैटिस्टिकल यहाँ पर मेथड्स भी हम लोग बात करते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड बाय, मतलब कि जो सांख्यिकी है ये किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो सांख्यिकी का प्रयोग वैज्ञानिकों द्वारा, यानी कि साइंटिस्ट इसका तो प्रयोग करते ही हैं अनुमान लगाने के लिए। दूसरी बात, अर्थशास्त्री जो होते हैं यानी कि इकोनॉमिस्ट जो होते हैं ये भी जो है सांख्यिकी का प्रयोग करते हैं विभिन्न चरों के बीच में संबंधों को जानने के लिए। जैसे कि मान करके चलिए कि हम लोग जानते हैं ना कि मूल्य बढ़ने पर, है ना, मांग क्या होता है, घट जाता है, और मूल्य घटने पर मांग क्या होता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ पर तो दो चर हो गए, एक हमारा जो है प्राइस एंड दूसरा क्या, क्वांटिटी डिमांड, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में कैसा संबंध दिख रहा है, यहाँ पर विपरीत संबंध दिख रहा है कि प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड घट रहा है, प्राइस घट रहा है तो डिमांड बढ़ रहा है। इस तरह के जो है ना संबंध जानने के लिए जो यहाँ पर अर्थशास्त्री हैं वो सांख्यिकी का प्रयोग करते हैं, जिससे पता चलता है कि एक चर का प्रभाव दूसरे चर पर किस प्रकार से पड़ता है। जैसे कि गरीबी का प्रभाव बीमारी पर किस प्रकार से पड़ता है, या फिर कह लीजिए बेरोजगारी का संबंध गरीबी से किस प्रकार से है। तो इस तरह से जो चीज़ें एनालाइज कर लिया जाता है तो जो अर्थशास्त्री होते हैं एक नए तरह के सिद्धांत, नई तरह की थ्योरी जो है जनरेट कर पाते हैं। इसी तरीके से जो व्यवसायी वर्ग होते हैं, यानी कि जो बिजनेसमैन होते हैं, वो भी जो है सांख्यिकी का प्रयोग करते हैं, जिनसे कि उनको ये पता चल जाता है कि किस वस्तु की मांग अर्थव्यवस्था के अंदर हो रही है और वो मांग कितने समय तक रहने वाली है। मतलब कि यहाँ पर हर जगह पर जो है सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। खेल के क्षेत्र में भी जो है सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए कि आप लोग देखते होंगे कि क्रिकेट मैच तो बताता है कि पर ओवर के हिसाब से जो है 7 रन या 8 रन चाहिए। तो इस तरीके से जो है ना रणनीति तैयार करने में जो हो खिलाड़ियों को मदद मिल जाता है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि आज के समय में सांख्यिकी का प्रयोग जो है बहुत व्यापक हो गया है, हर एक क्षेत्र में जो है सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन संख्या तीसरा, और ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फ्रॉम विच लैटिन वर्ड हैज स्टैटिस्टिक्स बीन डिराइव्ड, मतलब जो स्टैटिस्टिक्स शब्द है ये लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया था। तो स्टेटस से लिया गया था। स्टेटस का मतलब होता है स्थिति। इसी क्वेश्चन को यहाँ पर हम देख लेते हैं हिंदी से। हिंदी में कैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन को, कह रहा है कि सांख्यिकी शब्द
लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है? यानी कि ये जो सांख्यिकी शब्द है लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है? तो स्टेटस शब्द से लिया गया है, और स्टेटस का अर्थ होता है स्थिति, ठीक है। और स्थिति जानने के लिए हमें डेटा तो चाहिए ही चाहिए। यहाँ पर देखो, अब चौथा क्वेश्चन क्या है कि द डेटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर इज कॉल्ड, मतलब कि अनुसंधानकर्ता द्वारा संग्रहित आंकड़ों को कहते हैं। मान लो कि हमें कुछ जो है जानकारी चाहिए और इसके लिए हम जो है वो खुद से ही डेटा को कलेक्ट करने लगे आसपास से ही, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि जब कोई इन्वेस्टिगेटर या फिर जब कोई जो है अनुसंधानकर्ता खुद ही डेटा को क्या कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है, तो वो एक तरह का प्राइमरी डेटा है, यानी कि प्राथमिक आंकड़ा है, ठीक है, समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन संख्या 5वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड इन, मतलब कि जो सांख्यिकी है ये दो अर्थों में तो प्रयोग किया जाता है, सिंगुलर सेंस में भी यानी कि एक वचन में भी, और प्लूरल सेंस में भी यानी कि बहुवचन में भी। तो सही जवाब हो जाएगा आपका तीसरा, क्योंकि तीसरे में लिखा हुआ है पहला और दूसरा दोनों बिल्कुल सही, तो यहाँ पर हमारा जो है वो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन संख्या 6 क्या, कि इफ फ्रॉम द पॉपुलेशन सम सेलेक्टेड यूनिट्स आर स्टडीड देन इट इज कॉल्ड एज, मतलब कि यदि समग्र में से कुछ चुनी हुई इकाइयों का अध्ययन किया जाता है तो उसे कहते हैं हम लोग क्या, सैम्पलिंग इन्वेस्टिगेशन, यानी कि प्रतिदर्श अनुसंधान। जैसे कि मान लो कि आप चावल खरीदने के लिए दुकान में पहुंचे, और दुकानदार भाई से आपने बोला कि भाई अच्छा से चावल दिखा दीजिए, बढ़िया वाला चावल दिखा दीजिए। उन्होंने कहा कि आप देख लीजिए ये है बोरियां, और उन्हीं बोरियों में से आपको कहा कि 2-4 दाना जो हो आप निकाल करके देख लीजिए कैसा है, नहीं है, दाना लंबा है कि मोटा है ना, या छोटा है, किस तरह का है वो देख लीजिए खुद ही। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि पूरी बोरियों में जो चावल रखा हुआ है वो चूंकि समान ढंग से होगा, होमोजीनियस होगा, तो उस स्थिति में हम लोग सैम्पलिंग मेथड को यूज कर लेते हैं, क्योंकि ये मान करके चलते हैं कि जो दाना हमें जो है एक यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है वही क्वालिटी, वही शेप, साइज जो है वो पूरी बोरी में होगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर समग्र का मतलब होता है कुल, तो टोटल में से यानी कि कुल में से क्या कर रहे हैं, कुछ चुनी हुई इकाइयों का अध्ययन कर रहे हैं। जैसे घर में भी अगर खाना बनता है ना, यानी कि मम्मी जब घर में खाना बनाती है खुले बर्तनों में, तो वहाँ भी क्या होता है कि मम्मी क्या करती है, पूरे बर्तन का जो मान लीजिए कि चावल बन रहा है, ठीक है, एक बर्तन है मान लीजिए यहाँ पर, तो इस बर्तन में मान लो कि चावल बन रहा है, अब इसमें जो वो चावल पका या नहीं पका इसको जानने के लिए मम्मी क्या करती है, थोड़ा सा जो वो इससे चावल निकाल लेती है अपने हाथ में, और जो है देखती है दबा करके उसको, ठीक है, 1-2 दाने से ही जो है दबा करके पता चल जाता है कि पूरे जो बर्तन में चावल बन रहा है ये पका या नहीं पका। तो वहाँ पर भी आप कह सकते हैं प्रतिदर्श अनुसंधान का ही प्रयोग किया गया है, सैम्पलिंग मेथड का प्रयोग किया गया है। चलिए आगे जाते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, 7वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सेंसस मेथड इज, मतलब जो संगणना विधि है ये किसके लिए सूटेबल होता है, तो सूटेबल होता है उसके लिए जहां पर डेटा जो है ना होमोजीनियस नहीं होते हैं, मतलब कि सूटेबल वेयर यूनिट्स ऑफ द यूनिवर्स आर नॉट होमोजीनियस, मतलब कि उपयुक्त तो वहां पर होगा जहां समग्र सभी इकाइयां यानी कि एक जैसी नहीं होगी, समरूप नहीं होगी, तो वहां पर सेंसस मेथड का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले सवाल पर जाते हैं। क्वेश्चन संख्या 8वें में क्या कह रहा है कि मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन आर, तो हम लोग जानते हैं अनुसंधान की विधियां कितनी होती है, 6 विधियां होती है, तो ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखो क्वेश्चन संख्या 9वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू टेली बार, जिसको हम मिलान चिन्ह कहते हैं, क्या कहते हैं, टेली बार को मिलान चिन्ह, तो कह रहा है अकॉर्डिंग टू टेली बार विच सिंबल इंडिकेट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ 5, हम लोग 5 को कैसे दिखाते हैं, तो 4 हम लोग वर्टिकल लाइन इस प्रकार से खींच लेते हैं, 4 हमने लाइन खींच लिया और इसको एक साथ में बांधने के लिए हम इधर से एक लाइन खींच देते हैं, तो ये 5 कहलाता है। क्या कहला रहा है ये 5, तो इस तरीके से कहां पर है, पहले ही ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा चिन्ह आवृत्ति 5 को दर्शाता है, तो 5 को दिखा रहा है यही,
ठीक है, ध्यान रखिएगा। 4 हम लोग वर्टिकल लाइन खींचते हैं और एक हम लोग ऐसे क्रॉस लाइन खींच देते हैं, तो 5 बन जाता है ये, ठीक है। अगर हमें मान लीजिए कि 6 लिखना होता है तो 6 हम कैसे लिखेंगे, तो पहले तो हम इस प्रकार से 4 लाइन खींच लेंगे, फिर हमने इस प्रकार से क्रॉस लाइन खींच दिया तो 5 हो गया। अब 6 दिखाना है ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस रखते हुए हम दूरी में एक लाइन और खींच देंगे, तो ये 6 कहलाएगा। अब चूंकि 5 ये है और ये 6, अगर हमें 7 दिखाना है तो इसके सामने ही एक और लाइन खींच लेना होगा, 7 हो गया। 8 दिखाना है तो एक और लाइन खींच लेना है, 9 दिखाना है तो एक और लाइन खींच लेना है, लेकिन 10 दिखाना है तो फिर से क्रॉस लाइन चला देना है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि टेली बार में कैसे जो वो फ्रीक्वेंसी लिखी जाती है। आगे आइए, यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन संख्या 10वां। ये केवल हिंदी माध्यम, सॉरी यहाँ पर नहीं दिख रहा है, आपको हम दिखा देंगे आगे। देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि व्हेन बोथ लोअर एंड अपर लिमिट्स आर कंसीडर्ड सच सीरीज इज कॉल्ड। मतलब कि जब हम लोग निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों पर विचार करते हैं तो ये क्या कहलाता है, तो इसको हम लोग इंक्लूसिव सीरीज कहते हैं। क्या कहते हैं, समावेशी श्रेणी कहते हैं। यही क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हिंदी में आपको हम पहले दिखा देते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़ लीजिए। कह रहा है कि जब निम्न तथा उच्च दोनों सीमाओं का ध्यान दिया जाता है ऐसी श्रेणी को कहते हैं। तो निम्न और उच्च दोनों सीमाओं पर विचार किया जाता है, दोनों सीमाओं को ध्यान दिया जाता है, तो ऐसे में होता है वो समावेशी श्रेणी यानी कि इंक्लूसिव सीरीज, ठीक है। यहाँ पर आइए क्वेश्चन संख्या 11 देखिए। 11 में क्या कह रहा है कि रेंज इज द, तो रेंज होता क्या है, रेंज का मतलब हिंदी में बोलते हैं प्रास या फिर विस्तार। तो इसका निकालने का तरीका क्या है, रेंज निकालने का तरीका है L माइनस एस। L का मतलब क्या है, लार्जेस्ट वैल्यू, और S का मतलब है स्मॉलेस्ट वैल्यू, ठीक है। मतलब अधिकतम मूल्य और न्यूनतम मूल्य दोनों के बीच का अंतर क्या कहलाता है, प्रास कहलाता है या फिर रेंज कहलाता है। देखिए यहाँ पर हमने जो क्या देखने को मिल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस मतलब अंतर, डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशंस। तो देखो लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशंस के बीच का डिफरेंस क्या कहला रहा है, रेंज कहला रहा है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, डिफरेंस तो हो रहा है लेकिन कभी भी लिख देता है कि डिवीजन, तो बिल्कुल नहीं, डिवीजन कहाँ कुछ किया जा रहा है इसमें, या फिर एवरेज, एवरेज कहाँ निकाला जा रहा है, भाग कहाँ किसी से दे रहे हैं हम लोग, रेशियो, तो रेशियो में तो बिल्कुल भी नहीं लिखा जा रहा। तो इसलिए ध्यान रखना है इस चीज़ को कि L माइनस एस ही लिखा जाता है। लेकिन अगर आपको पूछे दे कोफिशिएंट इसका, है ना, पूछ सकता है कोफिशिएंट ऑफ रेंज, तो उस दौरान हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला कैसे लगाएंगे। तो रेंज, यहाँ पर रेंज तो हम लोग समझ चुके हैं, लेकिन उसका कोफिशिएंट जानने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, L माइनस एस, और नीचे में क्या करते हैं, L प्लस एस। मतलब कि सूत्र जो ऊपर है वही नीचे भी है, लेकिन ऊपर में है माइनस, नीचे में है प्लस। तो जब भी कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकलता है ना, तो 0 पॉइंट कुछ निकलता है, ठीक है। मतलब हमेशा से 1 से कम ही निकलता है, ठीक है। क्योंकि देखो ऊपर में घटाया जा रहा है, नीचे में जोड़ा जा रहा है, ऊपर का वैल्यू यानी कि छोटा होगा घटा करके, और नीचे में वैल्यू जोड़ करके बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए छोटे वैल्यू को जब बड़े वैल्यू से भाग किया जाएगा तो 0 पॉइंट कुछ निकलेगा हमेशा। चलिए आगे देखो, यही क्वेश्चन जो वो हिंदी में यहाँ पर क्या कह रहा है कि प्रास का अर्थ है। देखो प्रास का अर्थ हमने क्या समझाया आपको, प्रास का अर्थ होता है कि अधिकतम और न्यूनतम दोनों प्रेक्षणों के बीच का अंतर, यानी कि डिफरेंस बिटवीन, यहाँ पर कह सकते हैं लार्जेस्ट वैल्यू एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू, यही कहलाता है आपका रेंज। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन संख्या कौन सा होगा, 12वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द मिड पॉइंट या फिर मिड वैल्यू इज इक्वल टू। तो मिड वैल्यू कैसे निकलता है किसी भी क्लास का, तो यहाँ पर देखो फॉर्मूला, मिड वैल्यू को हम स्मॉल m से लिखते हैं, और यहाँ पर हमने क्या लिखा, L1 प्लस में क्या L2 बाय क्या हो जाता है 2, यानी कि एक तरह का हमें एवरेज निकालना पड़ रहा है। तो एवरेज जहाँ पर लिखा होगा वही जवाब हो जाएगा आपका। देखो एवरेज यहाँ पर लिखा हुआ है, कह रहा है क्या, पढ़ लीजिए पूरा। कह रहा है कि द एवरेज ऑफ अपर क्लास लिमिट एंड लोअर क्लास लिमिट, मतलब कि अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट दोनों को जोड़ दिए। देखो ये कहलाता है अपर क्लास लिमिट, जिसको हम लोग कहते हैं ऊपरी सीमा, L2 कहते हैं इसको। निम्न सीमा कौन सा है, L1, ठीक है, जिसको लोअर लिमिट कहते हैं। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों का क्या निकालते हैं हम, एवरेज निकालते हैं, यही हो जाता है मिड वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर देखिए हिंदी से वही वाला क्वेश्चन है, तो कह रहा है कि मध्य, है ना, मध्य बिंदु बराबर किसके हैं, बताइए। एक वर्ग का मध्य बिंदु किसके बराबर होता है, तो उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा दोनों के बीच का क्या निकालते हैं, औसत निकालते हैं, जैसे कि मैंने आपको समझा दिया।
अच्छा लो, उसी से रिलेटेड यहाँ पर जो वो नॉमेरिकल आ चुका है और बिल्कुल आप समझ चुके हैं तो बना लेंगे आसानी से। क्या कह रहा है कि द मीड वैल्यू ऑफ 60 to 80, मतलब 60 से 80 जो है यहाँ पर संख्या दिया हुआ है, तो इन दोनों के बीच का क्या निकालना, आपको निकालना है औसत। मतलब कि आपका जो 60 है वो क्या है, L1, ठीक है, मतलब निम्न सीमा है, और L2 यहाँ पर है जो कि आप समझ सकते हैं उच्च सीमा है, यानी कि अपर लिमिट है। तो स्मॉल m निकालने के लिए, यानी कि मिड वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं L1 प्लस में क्या L2 बाय क्या लिखते हैं 2। तो L1 कितना है 60, L2 कितना है 80, भागा कितने से देना है 2 से, तो कितना हो जाएगा 60 और 40 कितना हो जाता है, सॉरी 60 और 80 कितना हो जाता है, तो 60 और 80 हो जाता है 140। 140 को 2 से भाग दे दीजिए, कितना आ गया 70। तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन डी में, सॉरी ऑप्शन 4 में दिया हुआ है 70। चलिए आगे जाते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन संख्या 14। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन रॉज एंड कॉलम्स आर कॉल्ड, मतलब कि पंक्तियों और स्तंभों के रूप में समंकों की क्रमबद्ध व्यवस्था क्या कहलाती है, तो इसको हम लोग टेबुलेशन कहते हैं, यानी कि सारणीयन कहते हैं। देखो ये हमारा जो एक्स एक्सिस की तरफ खिंचाता है ये होता है हमारा ये रॉ, जिसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर रॉ, क्या कहते हैं रॉ। लेकिन जब हम लोग यहाँ पर वर्टिकल लाइन खींचते हैं तो ये हमारा क्या होता है कॉलम। तो अगर हम लोग किसी भी डेटा को रॉ और कॉलम में सजाते हैं ना, तो वो टेबल के मदद से ही सजाते हैं, तो इसलिए इसको सारणीयन कहा जाता है, ठीक है। चलो आगे जाते हैं। ये तो फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन, मिड वैल्यू दे दिया फिर से, तो यहाँ पर इसका मिड वैल्यू क्या हो जाएगा, निकालिए। स्मॉल m बराबर क्या हो जाता है L1 प्लस में क्या L2 बाय क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पर L1 कितना है 50 है, प्लस में क्या L2 मतलब कितना है 70 है, 2 से भाग दे दीजिए जोड़ करके, तो 70 और 50 कितना हो जाता है 120। 120 के 2 से भाग दे दीजिए 60, आपका सही आंसर हो जाएगा 60, यानी कि ऑप्शन तीसरा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे जाते हैं क्वेश्चन संख्या 16 पर। 16वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अ ग्राफ ऑफ अ कॉम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज नॉन एज, तो इसको हम लोग कहते हैं हिस्टोग्राम। क्या कहते हैं, हिस्टोग्राम कहते हैं। ध्यान दीजिएगा हिस्टोग्राम बनता कैसे है। हम लोग जानते हैं यहाँ पर एक्स एक्सिस के ऊपर लिखा जाता है क्लास इंटरवल को, यानी कि वर्ग अंतराल को, और वाई एक्सिस पर लिखा जाता है CF को, यानी कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को लिखा जाता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हम लोग कहाँ पर लिखते हैं वाई एक्सिस पर, और हम लोग इस प्रकार से मान लीजिए कि डेटा के हेल्प से खींच लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से हम लोग खींचते हैं इसको। तो ये हमारा जो है ना आयत चित्र है, जहाँ पर ये देखो ये एक दूसरे से चिपका हुआ नजर आ रहा है, तो इसको हम लोग आयत चित्र कहते हैं। और इसी तरीके से होता है बार डायग्राम, जो कि ऑप्शन दूसरे में दिख रहा है। तो बार डायग्राम में क्या होता है ना, स्पेस बना होता है। देखो यहाँ पर एक जो हाइट है वो दूसरे हाइट से अलग अलग बना रहे हैं हम, मतलब कि स्पेस रखा जा रहा है बीच बीच में। लेकिन हिस्टोग्राम में स्पेस नहीं रखा जाता, एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। और यहाँ पर देखिए बार डायग्राम में कैसा होता है, ये बार डायग्राम है और ये हिस्टोग्राम है, दोनों में अंतर आप समझ लीजिए यहीं से। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हिंदी में वही क्वेश्चन को देख लेते हैं। कह रहा है कि वह ग्राफ जो संचयी आवृत्ति वितरण को दर्शाता है, तो उस ग्राफ का नाम क्या है भाई, जो संचयी आवृत्ति वितरण को दर्शाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं आयत चित्र, यानी कि हिस्टोग्राम। आगे देख लो, बार डायग्राम को क्वेश्चन भी आ गया। कह रहा है कि बार डायग्राम इज, तो बार डायग्राम क्या होता है, 2 डायमेंशनल होता है, जिसको 2D कहते हैं, यानी कि द्विबिंबीय आरेख होता है। दंड आरेख कैसा होता है, तो 2 डायमेंशनल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 18 पर। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए तो क्वेश्चन कह रहा है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, मतलब कि आंकड़ों के चित्रमयी प्रदर्शन या निरूपण का उद्देश्य क्या होता है। मतलब कि हम लोग किसी भी डेटा को जब रिप्रेजेंट करते हैं, एक डायग्राम में दिखाते हैं, तो वो हमारा क्या बनता है बताइए, तो वो हमारा प्रस्तुतिकरण है, यानी कि प्रेजेंटेशन, जिससे कि हमें सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाती है। क्योंकि डायग्राम से ना चीज़ों को समझ पाना आसान होता है। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 19, और ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द टोटल एंगल एट द सेंटर ऑफ अ पाई डायग्राम, ठीक है। तो पाई डायग्राम का मतलब क्या होता है, विड्थ। देखिए ये हमने विड्थ बना दिया,
अब इसके जो है ना इस पॉइंट पर यानी कि बिल्कुल एकदम बीचों बीच पॉइंट पर, जिसको हम सेंटर पॉइंट कहते हैं या सेंटर कहते हैं, तो इस पर केंद्र बिंदु पर बताइए कि यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनता है। तो 360 डिग्री का, ठीक है, कितना 360 डिग्री का बनता है। केंद्र बिंदु पर जो है किसी भी पाए जो आरेख होता है उसके केंद्र बिंदु पर कितने डिग्री का कोण होता है, तो 360 डिग्री का होता है। हम इसके भीतर यहाँ पर लिख भी देते हैं 360 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। क्वेश्चन संख्या 20 है। क्या कह रहा है, और ये स्टैटिस्टिक्स का आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद के जो 20 प्रश्न भी आएंगे वो भारतीय आर्थिक विकास से संबंधित होगा, यानी कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स के रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। अब यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन संख्या 20 में कि द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ मीडियन इज, मतलब कि माध्यिका की गणना का आधार क्या है। तो हम लोग माध्यिका कहाँ दिखाते हैं, आयत चित्र में, यानी कि हिस्टोग्राम पर दिखाते हैं। तो इसलिए तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आइए यहाँ पर क्वेश्चन संख्या 21 देख लेते हैं, और ये क्वेश्चन जो है ना भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है। क्या कह रहा है कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज आर रिलेटेड विथ, है ना, रिलेटेड टू विच सेक्टर। अच्छा ठीक है, मतलब कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटी या फिर कृषि जो क्रियाएं होती है वो किस क्षेत्र से संबंधित है, तो प्राइमरी सेक्टर से संबंधित है, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, जिसके अंदर हम लोग खेती बाड़ी, पशुपालन, मुर्गी पालन, बतख पालन, ये सब चीज़ें बात करती हैं। ये कृषि से संबंधित क्रियाएं ही होती है इसके अंदर, ठीक है। कृषि और कृषि से संबंधित क्रियाएं ही प्राथमिक क्षेत्र के अंदर शामिल किया जाता है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन संख्या, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन संख्या 22वें नंबर में क्या कह रहा है कि इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन, मतलब कि भारत को स्वतंत्रता मिली, कब मिली थी, 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। तो 15 अगस्त 1947 आपको मालूम है इस तरह के क्वेश्चंस। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन संख्या 23 क्या कह रहा है कि व्हेन वाज द फर्स्ट डेटा सेंसस कलेक्टेड ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया, मतलब ब्रिटिश काल में भारत की प्रथम जनगणना कब संपन्न हुई थी। तो 1881 आपको ध्यान रखना, ब्रिटिश काल की ये पहली जनगणना है, जो कि यहाँ पर समझ सकते हैं ब्रिटिश काल के दौरान कब किया गया है, 1881 में किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या हमारा कौन सा होगा, क्वेश्चन संख्या होगा 24। तो 24वें क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। 24वें क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ईयर, यानी कि किस वर्ष, इज रिगार्डेड एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ठीक है, ग्रेट डिवाइड किसको कहते हैं, महाविभाजन वर्ष जिसका नाम है। हमने कई बार बताया है कि 1921 को जो है ना हम लोग महाविभाजन वर्ष कहते हैं, क्योंकि 1921 से पहले भारत की जनसंख्या वृद्धि दर धीमी थी, लेकिन 1921 के बाद जनसंख्या वृद्धि दर बहुत तेजी रफ्तार से बढ़ा और आज जो है वो विश्व के पहले नंबर तक जाकर के पहुंच गया है भारत। डेटा अभी नहीं आया है, फाइनली अनुमानित किया जा रहा है कि अभी भारत जो वो पहले स्थान पर पहुंच गया है जनसंख्या के मामले में। तो आप समझ सकते हैं कि ग्रेट डिवाइड इसलिए बोला गया है 1921 को, क्योंकि 1921 से पहले जनसंख्या वृद्धि दर बहुत धीमा था, 1921 के बाद जनसंख्या वृद्धि दर बहुत तेजी से बढ़ा, और उसके यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं एग्जैक्ट अगर 1921 की आसपास 1921 में, तो जनसंख्या वृद्धि दर जो है ना नेगेटिव दिख रहा था, ये अचानक से ऐसा हुआ था। तो इसलिए ग्रेट डिवाइड इसको बोला जाता है महाविभाजन वर्ष। मतलब ये शुरुआत में रफ्तार बहुत धीमी थी, बाद में बहुत तेजी हुआ, लेकिन बीच में ही जो वो कह सकते हैं कि डाउनफॉल हो गया था रेट में भी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन संख्या जो है वो 25 क्या कह रहा है कि स्वेज कैनाल, यानी कि स्वेज नहर को परिवहन के लिए खोला गया था। कब खोला गया था भाई, ट्रांसपोर्ट के लिए, ये बताइए स्वेज नहर को कब खोला गया था। तो ये ध्यान रखना 1869 ईस्वी में। कब, 1869 ईस्वी में स्वेज नहर को परिवहन के लिए खोला गया था, यातायात के लिए खोला गया था, आने जाने के लिए खोला गया था। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 26 क्या कह रहा है कि व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ इंडियाज सेकेंड प्लान। देखो सेकेंड 5 ईयर प्लान जो है वो 1956 से 61 तक चला था, ये सेकेंड 5 ईयर प्लान है। लेकिन पहली पंचवर्षीय योजना आपको मालूम होगा 1951 से लेकर के 56 तक चला था, ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, फर्स्ट।
एंड सेकेंड कब हुआ है, तो सेकेंड 5 ईयर प्लान आपको पता चल गया है 56 से 61 तक। और ये जो सेकेंड 5 ईयर प्लान है ये प्रशांत चंद्र महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं पीसी महालनोबिस। ठीक है, पीसी महालनोबिस, ठीक है, पीसी महालनोबिस मॉडल, इन्हीं के मॉडल पर आधारित था दूसरी पंचवर्षीय योजना, जो कि मुख्य रूप से उद्योगों को तेज गति प्रदान करना ही था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन संख्या 27 पर। अच्छा, 26वां क्वेश्चन हिंदी में है। यहाँ पर पहले तो देख लेते हैं कि भारत में, है ना, सॉरी, भारत की दूसरी योजना अवधि क्या थी। तो भारत की दूसरी योजना अवधि रही है 56 से 61 तक। चलिए, जो कि हैरोडोमर मॉडल पर नहीं बल्कि प्रशांत चंद्र महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, पीसी महालनोबिस पर आधारित था, सेकेंड 5 ईयर प्लान। क्वेश्चन संख्या 27 क्या कह रहा है कि व्हेन वाज नीति आयोग कॉन्स्टिट्यूटेड, मतलब कि देश में नीति आयोग कब बना था, कब गठित हुआ है बताइए। तो 1 जनवरी 2015 को। कब? 1 जनवरी, ये तो अप्रैल है, 1 जनवरी 2015 को, ठीक है, भारत में नीति आयोग का गठन हुआ है और जिनके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? अध्यक्ष कौन होते हैं? ध्यान रखना, पूछा जा सकता है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। ठीक है, तो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। जैसे कि अभी आप कह लीजिए कि प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी, तो वही जो है यहाँ पर अभी नीति आयोग के अध्यक्ष कहलाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर देखो क्वेश्चन संख्या जो है वो 28वें नंबर में क्या कह रहा है कि जीडीपी स्टैंड फॉर, मतलब कि जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए। तो जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और इसका फॉर्मूला लिखाता कैसे है ये भी हम आपको यहीं पर बता देते हैं। जीडीपी लिखा जाता है कैसे, तो लिखते हैं हम लोग मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स, ठीक है, प्लस में क्या लिखते हैं? मार्केट प्राइस ऑफ सर्विसेज। तो इस तरीके से जीडीपी का फॉर्मूला होता है और इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। क्या कहते हैं? हिंदी में जीडीपी को कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर देखो क्वेश्चन संख्या जो है वो 29 क्या कह रहा है? 29 में कह रहा है कि हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी कि हरित क्रांति के जनक कौन है? तो हरित क्रांति के जनक हैं MS स्वामीनाथन। ठीक है, ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। स्वामीनाथन को ही भारत के अंदर में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन संख्या 30 और 30वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो कह रहा है कि द स्टेटमेंट एग्रीकल्चर इज द सोल का मतलब होता है यहाँ पर आत्मा। ठीक है, सोल ऑफ इंडिया, मतलब जो कृषि है वो कृषि क्या है ना, भारत की आत्मा है। यह कथन किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने दिया था। ठीक है, महात्मा गांधी ने इस स्टेटमेंट को दिया है, इस कथन को दिया है कि कृषि जो है वो भारत की आत्मा है, क्योंकि भारतीय जितने भी लगभग कार्यशील जनसंख्या थी उस टाइम, वो सारी की सारी लगभग जो है वो कृषि क्षेत्र पर ही निर्भर थी। आज के समय में देखें तो हमारा जो योगदान है कृषि क्षेत्र का तो बहुत कम है, हालांकि लोग ज़्यादा लगे हुए आज भी काम करने के लिए, लेकिन वास्तव में जो स्तर है जीडीपी में कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, तो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन अभी जो है घट गया है कृषि क्षेत्र का। और पहले से भी ये देखें तो पिछड़ापन पाया जा रहा है हमेशा से, चूँकि मुख्य जो समस्या भारत के अंदर में है वो सिंचाई व्यवस्था की है, स्टोरेज की है। चलिए, और मंडियों में जो वो व्यवस्था की बात है ना। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन संख्या है 31। क्या कह रहा है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग इज, मतलब जैविक कृषि कैसा है? तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, धारणीय कृषि है, जिसको हम पोषणीय कृषि भी कहते हैं, जहाँ पर हम हरी खाद, कंपोस्ट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं और केमिकल वगैरह का प्रयोग हम यहाँ पर नहीं करते हैं। ध्यान रखना, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग हम जैविक कृषि में बिल्कुल भी नहीं करते। हम हरी खाद, कंपोस्ट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि भूमि की उपजाऊ शक्ति लंबे समय तक बरकरार रहती है। चलिए, और हमारा जो फसल है उसकी गुणवत्ता भी अच्छी बनी रहती है। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन संख्या 32। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि हु गेव द
स्लोगन ऑफ द सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी कि दूसरी हरित क्रांति का नारा किसने दिया हुआ था? तो एपीजे अब्दुल कलाम जी ने। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम जी ने जो है वो सेकेंड जो है वो ग्रीन रेवोल्यूशन को जो है वो दिया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पर जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन संख्या 33 क्या कह रहा है कि चिपको मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय, मतलब चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो सुंदर लाल बहुगुणा जी ने किया हुआ था। ध्यान रखिएगा, चिपको मूवमेंट में मुख्य रूप से हिमालय क्षेत्र में जितने भी पेड़ हैं उनको संरक्षण या फिर उनको बचाने पर जो हो यहाँ पर एक नॉन वायलेंट कह सकते हैं कि मूवमेंट चलाया गया था। महिलाएं विशेष करके पेड़ों से चिपक जाती थी, क्योंकि पेड़ों को काटना ना सिर्फ हम लोगों के लिए यानी कि मनुष्य के लिए खतरनाक है, बल्कि छोटे छोटे जीव भी उससे खत्म हो जाते हैं, डाइवर्सिटी नहीं बचती है। तो इसलिए पेड़ों को बचाना बहुत ज़रूरी भी होता है और चिपको मूवमेंट इसी के लिए था। चलिए आगे जाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन संख्या 34वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इन इंडिया फर्स्ट आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है वो कहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ था, किस साल इस्टेब्लिश हुआ था बताइए? तो यहाँ पर पहला आयरन इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, वो हुआ था 1907 में। ठीक है, आप जानते हैं जमशेदपुर, ठीक है, जमशेदपुर में हुआ था। यहाँ पर देखो, भारत में सर्वप्रथम आयरन और स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1907 में हुई थी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन संख्या है 35वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि व्हेन वाज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी डिक्लेयर्ड, तो जानते हैं भारत की पहली औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो यहाँ पर ध्यान रखना 1948 में की गई थी, 6 अप्रैल को किया गया था। कब किया गया था? 6 अप्रैल को किया गया था 1948 में। ठीक है, चलिए बिल्कुल बात सही है। और उसी समय गवर्नमेंट ने ये तय कर दिया था कि कुछ उद्योग पर नियंत्रण सरकार का रहेगा और कुछ उद्योग पर नियंत्रण जो है वो निजी क्षेत्र का रहेगा। तो भारत की जो पहली औद्योगिक नीति है इसकी घोषणा 6 अप्रैल 1948 को किया गया है, इस बात को ध्यान रखना। 6 अप्रैल 1948 को भारत की पहली औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी और दूसरी औद्योगिक नीति की घोषणा 1956 में किया गया था। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन संख्या 36 क्या कह रहा है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया वेयर स्टार्टेड इन, मतलब भारत में आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किया गया कब से? 1991 से। ठीक है, 1991 में भारत की जो है ना आर्थिक नीति में सुधार लाया गया, जिसके अंदर हम कह सकते हैं 3 तरह का जो वो सब क्लासेस बना हुआ है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। यही 3 जो है कंसेप्ट को एडप्ट किया गया था 1991 में, जिनके जनक माने जाते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, मनमोहन सिंह जो है इनके जनक माने जाते हैं, नई आर्थिक नीति के जनक हैं मनमोहन सिंह। ठीक है, और एक बड़े अर्थशास्त्री हैं और देश के लिए प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। आगे देखिए क्वेश्चन संख्या 37वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एट प्रेजेंट द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिक्वायरिंग कंपल्सरी लाइसेंसिंग इज, मतलब कितने ऐसे उद्योग हैं जिस पर लाइसेंस लेना बहुत ज़रूरी है। वर्तमान में औद्योगिक लाइसेंसिंग की अनिवार्यता है किस तरह के उद्योग पर, और उद्योग कितने हैं? तो 3 ऐसे उद्योग हैं, जैसे कि डिफेंस सेक्टर के लिए जो इक्विपमेंट्स या फिर औजार या फिर हथियार तैयार करना, रेलवे क्षेत्र जो है वो रेलवे ट्रांसपोर्ट फिर गवर्नमेंट के जो है वो नियंत्रण में है, और इसके अलावे आप कह सकते हो कि एटॉमिक एनर्जी भी जो हो गवर्नमेंट के ही हाथ में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर अगला कौन सा होगा? 38। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि वेयर इज इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट लोकेटेड, तो जानते हैं ISI का जो वो मुख्यालय कहाँ है या फिर ये संस्था कहाँ पर स्थापित है? तो कोलकाता में है। और इनके संस्थापक कौन हैं? प्रशांत चंद्र महालनोबिस, यानी कि PC महालनोबिस जो हैं इनके संस्थापक हैं। ठीक है, महालनोबिस। ठीक है, लनोबिस PC महालनोबिस। ठीक है, इनके मॉडल पर जो है वो भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना मॉडल आधारित था। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन संख्या है 29। क्या कह रहा है? WTO स्टैंड्स फॉर, यानी कि WTO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1 जनवरी 1995 को जो है ना स्थापित हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना
1 अप्रैल 1995 को स्थापित हुआ था। WTO का पुराना जो नाम है वो था क्या, गैट, GATT, ठीक है। यहाँ पर क्या फुल फॉर्म होता है इसका, तो यहाँ पर G का मतलब होता है जनरल, A4 होता है एग्रीमेंट, T का मतलब होता है टैरिफ और T का मतलब होता है ट्रेड, मतलब जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो इस तरीके से इसका फुल फॉर्म था गैट, ठीक है। लेकिन गैट के जगह पर अब क्या आ गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुलभ यानी कि आसान बनाने का कार्य करता है। यहाँ पर देख लीजिए वही चीज़ है, हिंदी मीडियम में है केवल कि WTO किसका पूर्ण रूप है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संगठन। चलिए आखिरी क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स, देखो विनिवेश का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट ना अपना जो कंट्रोल में रखी हुई थी उद्योग धंधे वो दे दिया किसको, प्राइवेट सेक्टर को। मतलब कि इन्वेस्टमेंट मेड बाय प्राइवेट सेक्टर इन पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, मतलब कि जब निजी क्षेत्र कह सकते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश करता है, तो सार्वजनिक उद्यमों में निजी क्षेत्र का जो निवेश है उसी को हम लोग विनिवेश यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गया है। मिलते हैं फिर से इसी तरीके के अगले कंसेप्ट और कंटेंट के साथ। आज रखने इतना ही। जय हिंद।